Hello everyone, welcome to part second of HPSC PGT Mathematics 2024 क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन सीरीज़। इस लेक्चर में हम अपना जो HPSC 2024 का मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम था उसका क्वेश्चन नंबर सेकंड सोल्व करेंगे पूरा डिटेल में, जो कि लीनियर अलजेब्रा का एक क्वेश्चन था ऑन द टॉपिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट तक देखना, बिल्कुल मज़ा आएगा आपको। अपना क्वेश्चन करते करते पूरा जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में जो हम रैंक नलिटी ये सब निकालते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा एकदम अच्छे से। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। तो जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ये जो ऊपर लिख रखी, लेट टी from R4 to R3 be a linear transformation defined by T A B C D is equal to this। ठीक है, तो T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है जो R4 से R3 के ऊपर डिफाइन कर रखी है। तो हमें क्या करना है, देन फाइंड द बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ T एंड कर्नल ऑफ T। तो जो T ट्रांसफॉर्मेशन हमें दे रखी है उसकी इमेज और कर्नल कि क्या निकालने हैं, बेसिस भी निकालने हैं और डायमेंशन भी निकालने हैं। ठीक है, तो दोनों पार्ट्स को सोल्व करना है। और क्या बोल रखा है, देखो, बेसिस भी निकालने हैं और डायमेंशन भी, मतलब जो इमेज ऑफ टी है उसकी बेसिस भी और डायमेंशन भी, ऐसे ही जो कर्नल ऑफ टी है उसकी भी इमेज और डायमेंशन भी। ठीक है, तो क्वेश्चन करने से पहले एक बार हम थोड़ा रिकैप करते हैं कि इन ट्रांसफॉर्मेशन की इमेज और कर्नल क्या होते हैं और उनकी डायमेंशन वगैरह हम कैसे निकाल सकते हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो जो यहाँ पर बोल रखी है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो जो कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसमें हम जैसे इन जनरल कैसे डिफाइन करते हैं, टी फ्रॉम यू टू वी इज़ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो एक टाइप की मैपिंग ही होती है, वो वेक्टर स्पेस के ऊपर मैपिंग होती है। मतलब एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस पर एक जो मैपिंग होती है उसको उस मैपिंग का फिर उसकी कंडीशन होती थी कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब बोलते हैं, जैसे कि अल्फ़ा इंटू यू का कोई भी वेक्टर करेंगे तो अल्फ़ा बाहर आ जाएगा, मतलब टी अप्लाई करेंगे अल्फ़ा इंटू यू के ऊपर, अल्फ़ा इंटू स्मॉल यू जो कि वी का एक वेक्टर, यू का एक वेक्टर है, तो अल्फ़ा बाहर आ जाता है, इंटू टी हो जाता है ना। और टी इंटू जो मान लिया स्मॉल यू और स्मॉल वी अगर हम यू के वेक्टर लेते थे तो टी ऑफ यू प्लस वी, टी यू प्लस टी वी के इक्वल आ जाती थी, तो तब हम इसको ये बोलते थे कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ठीक है, वो तो खैर इसमें यहाँ पर दे रखा है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेक नहीं करना है। तो हमने वैसे मतलब ये वो कर लिया कि क्या होती थी, एक बार रिमाइंड। तो जो इमेज होती है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की वो क्या होती है, इमेज ऑफ टी, और इसको हम आर ऑफ टी भी लिखते हैं, मतलब कि रेंज ऑफ टी या इमेज ऑफ टी एक ही बात होती है। तो जो इमेज होती है वो क्या होती है, इमेज ऑफ टी इज ए सेट विच कंसिस्ट वेक्टर फ्रॉम, देखो अगर यू से वी के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन है तो हम क्या बोलते हैं, जो जो इमेज ऑफ टी होती है वो क्या होती है, दोज वेक्टर्स फ्रॉम वेक्टर स्पेस वी। मतलब कि जो कोडोमेन वाला जो वेक्टर स्पेस है ना हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन में, उस वेक्टर स्पेस से ऐसे वेक्टर्स फॉर विच देयर एग्जिस्ट स्मॉल यू बिलोंग्स टू यू वेक्टर स्पेस, जो डोमेन का वेक्टर स्पेस है उसमें से हमें कोई वेक्टर यू ऐसा मिले सच दैट टी यू इज इक्वल्स टू वी। दैट मीन्स जो इमेज ऑफ टी होती है या फिर रेंज ऑफ टी होती है उसके अंदर क्या आते हैं, ये वाला जो कोडोमेन वाला वेक्टर स्पेस होता है उसके वो वेक्टर्स आते हैं जिन वेक्टर्स के लिए हमें क्या मिलती है, प्री इमेज मिलती है। ठीक है, तो वो वाले वेक्टर्स होते हैं। अब ये जो आगे आता है, तो यहाँ से हमें क्या क्लियर हो गया कि इसके अंदर ना रेंज ऑफ टी के अंदर वी के ही कुछ वेक्टर आते हैं। अब जरूरी नहीं है वी के सारे वेक्टर आए, या मतलब सारे भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकते हैं, उसके बेसिस पर फिर हम ऑन टू और इनटू ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं ना। तो
अब जो यहाँ से ये तो क्लियर हो गया कि जो रेंज ऑफ टी है वो क्या, या फिर इमेज ऑफ टी है वो वी का ही एक सबसेट होती है, मतलब जो ये वाली जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है। और वैसे भी हम जब भी कोई मैपिंग भी पढ़ते हैं तो हम क्या बोलते हैं, मतलब जो भी रेंज आती है वो कोडोमेन का सबसेट होती है उसी तरीके से। तो अब ये दूसरी चीज़ क्या है, कर्नल ऑफ टी क्या होता है। तो जो कर्नल ऑफ टी होता है उसको ऐसे भी डिनोट करते हैं कर टी, या फिर नल स्पेस ऑफ टी भी बोलते हैं हम इसको। तो ट्रांसफॉर्मेशन का नल स्पेस, देखो नाम से याद रख लो, नल स्पेस, नल मतलब कि जीरो से रिलेट होगा, ठीक है। तो नल स्पेस ऑफ टी क्या होता है, नल स्पेस ऑफ टी में दोज वेक्टर्स फ्रॉम यू, अब की बार किससे लिए हैं, यू से, यू यानी जो डोमेन वाला वेक्टर स्पेस है उसके वो वाले वेक्टर्स सच दैट टी ऑफ यू इज इक्वल टू जीरो, मतलब हमने उन वेक्टर्स के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करी और हमें जो इमेज मिली वो क्या मिली, जीरो। मतलब कि जो डोमेन वाला वेक्टर स्पेस है उसके वो वेक्टर्स उठाने हैं जो जीरो पर मैप कर रहे हैं जाकर, ठीक है, जिनकी इमेज जीरो आ रही है। तो उन सारे वेक्टर्स का जो सेट होता है उसको क्या बोलते हैं, कर्नल ऑफ टी बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये वेक्टर्स कहाँ से आए हैं, डोमेन वाले वेक्टर स्पेस से, यू से। दैट मीन्स जो कर्नल ऑफ टी है वो किसका सबसेट होता है, यू का सबसेट होता है। और इनफैक्ट ये ना सब स्पेस होते हैं इनके, ठीक है। तो हम ये वाली थ्योरम आप बुक में देख भी सकते हैं, क्योंकि अगर हम वो सब स्पेस वाली भी अब प्रूव करने लगे तो फिर हमारा ये क्वेश्चन नहीं होगा इस लेक्चर में, बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये सबसेट होते हैं और सब स्पेस होते हैं, ठीक है। मतलब जो रेंज स्पेस ऑफ टी होता है वो तो क्या होता है, जो कोडोमेन वाला वेक्टर स्पेस होता है वी, उसका सब स्पेस होता है। और जो ये कर्नल ऑफ टी होता है, ये जो डोमेन वाला वेक्टर स्पेस होता है यू, उसका सब स्पेस होता है, ठीक है। तो अब और हमें ये भी पता है, और ये वाला रिजल्ट भी जैसे होता है कि मतलब ये हमें सारा सारा इतना लिखने की जरूरत नहीं कि डायमेंशन, ये डायमेंशन तो बाकी अगर याद है तो बिल्कुल नो डाउट लिख सकते हैं, क्योंकि अच्छे से हमें एक्सप्लेन करके लिखना होता है अपने पूरे पेपर में अच्छे से, तभी मार्क्स मिलते हैं। तो अगर सही से याद है तो बिल्कुल लिखना चाहिए आपको। मतलब ऐसा नहीं है कि सब स्पेस भी प्रूव करने लग जाए अब हम यहाँ पर, लेकिन हाँ ये वाली चीज़ लिख सकते हैं कि कर्नल ऑफ टी क्या होता है, नल स्पेस ऑफ टी क्या होता है, ताकि जो एग्जामिनर है वो जब क्वेश्चन हमारा पूरा चेक कर रहे हैं तो पूरे मार्क्स भी देंगे, तो तभी देंगे ना कि हाँ इनको ये पता है कि इस चीज़ का मीनिंग भी क्या है, ठीक है। तो ऐसे करके और तो यहाँ से क्या हो गया कि हमें पता सब स्पेस की डायमेंशन जो वेक्टर स्पेस की डायमेंशन है उससे लेस देन इक्वल टू होती है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया कि जो रेंज ऑफ टी था वी का सब स्पेस, तो जो डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी है वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगी डायमेंशन ऑफ वी से। और जो कर्नल ऑफ टी की क्या था, यू का सब स्पेस था, तो इसका मतलब कर्नल ऑफ टी की डायमेंशन लेस देन इक्वल टू हो जाएगी डायमेंशन ऑफ यू से, ठीक है। ये वाली चीज़ है, ये हमने रिवाइज कर लिया एक बार कि जो हमारा रेंज स्पेस है और जो नल स्पेस है वो क्या मतलब किस तरीके से डिफाइन करते हैं, उनकी डायमेंशन वगैरह क्या होती है, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, अपने जो क्वेश्चन है उसको रिलेट करते हैं इससे। तो जो हमें जो ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है वो ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है R4 to R3, ठीक है। इसका मतलब हमारा जो U है वो R4 है, V है वो R3 है। अब R4 को हम अगर इन जनरल जब भी नहीं दे रखा हो फील्ड, तो हम यही मानकर चलते हैं कि R4 ओवर R3 ओवर R। दैट मीन्स जो डायमेंशन है R4 की वो कितनी है कि R4 ओवर R एक वेक्टर स्पेस है, R3 ओवर R एक वेक्टर स्पेस है। R4 की डायमेंशन कितनी है, 4 है, और R3 की डायमेंशन कितनी है, 3 है। ये हमें पता है, तो हमने डायमेंशन लिख दी U और V यानी R4 और R3 दोनों की, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि जो रेंज ऑफ टी है ना उसकी डायमेंशन तो R4 से लेस देन इक्वल, R4 की डायमेंशन से लेस देन इक्वल टू आएगी, मतलब 4 से लेस देन इक्वल टू आएगी। और जो कर्नल ऑफ टी है उसकी डायमेंशन U के डायमेंशन से यानी R3 की डायमेंशन से लेस देन इक्वल टू आएगी, दैट मीन्स 3 से लेस देन इक्वल टू आएगी, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या है, ऑल्सो ये वाली चीज़ इम्पोर्टेंट है अब, क्योंकि हमने ये तो बता दें कि हाँ डायमेंशन इससे लेस देन इक्वल टू आएगी, पर हमें तो एग्जैक्टली डायमेंशन निकालनी है।
एग्जैक्टली डायमेंशन निकालनी भी है और बेसिस सेट भी निकालने हैं, ठीक है, रेंज और कर्नल दोनों के। तो अब हमें ये पता है कि कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है ना, तो अगर हमें सारी चीज़ें अनफोल्ड करनी है उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, मतलब उसकी रेंज स्पेस, कर्नल, नल, जो भी नल स्पेस और कर्नल एक ही बात है, और उनकी जो रैंक, नलिटी, सारी चीज़ें हम तभी बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं अगर हमें क्या पता हो, जो बेसिज वेक्टर्स हैं अगर उनकी इमेज पता हो, ठीक है। जो डोमेन वाला जो वेक्टर स्पेस है उसके बेसिज वेक्टर्स कौन से हैं और गिवन ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर उन बेसिज वेक्टर्स की इमेज क्या है, ठीक है। अगर ये नहीं भी समझ आया है तो अभी आगे हम जब प्रोसीड करेंगे इसमें जो कर रखा है सारा, तो एंड तक बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों लिखा है, ठीक है। तो अब जो डोमेन वाला वेक्टर स्पेस है वो कितना है, वो कौन सा है, R4, जिसको यू बोला है हमने। उसका बेसिज R4 की बेसिज हमें पता है, स्टैंडर्ड बेसिज लिए है हमने R4 की स्टैंडर्ड बेसिज। इसको ये स्टैंडर्ड बेसिज लेके बिल्कुल आसान हो जाता है काम करना बस। बाकी इसके अलावा और भी बेसिज होती है R4 की। तो जो ये वाली बेसिज है E1 E2 E3 E4, जहाँ पर E1 ये वाला वेक्टर, मतलब हम इनको वैसे ये कॉलम वेक्टर्स ही होते हैं, बस लिखने के लिए हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। मतलब कि अगर E1 है तो फर्स्ट पोजीशन पे 1 है, E2 है तो सेकंड पोजीशन पे 1 है, ठीक है। ऐसे ही ये बेसिज होती है R4 की, सबको बताइए, ये लिख दिया। अब जो कोडोमेन का सेट लिख रखा है वो क्या है, R3। कोडोमेन वाला जो वेक्टर स्पेस है, सॉरी, वो जो R3 है, तो उसका बेसिस सेट क्या है। वैसे R3 के लिए भी, R3 की डायमेंशन 3 होती है, हमें पता है बेसिस सेट के अंदर 3 वेक्टर्स आएंगे, तीनों Li होंगे। तो जो R3 भी होता है, तो R3 में भी क्या है, जो इसमें भी हम ऐसे ही E1 E2 E3 लिखते थे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 करके। पर हाँ, मतलब यहाँ पर भी थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो इसलिए, क्योंकि E1 E2 E3 E4 हमने इसमें यूज कर दिए, तो इसमें हमने अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 मान लिए, ठीक है। तो जहाँ पर अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 क्या है, यही 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। ये स्टैंडर्ड बेसिस है किसकी, R3 की, जो कि कोडोमेन वाला वेक्टर स्पेस है। तो हमने डोमेन कोडोमेन दोनों वाले वेक्टर स्पेस की स्पेसिस की डायमेंशन देख ली, ठीक है। तो अब हमें जो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन है ये वाली दे रखी है कि ABCD अगर कोई भी R4 का कोई भी वेक्टर है, क्योंकि R4 से R3 के ऊपर है, तो यहाँ पर जो वेक्टर होगा T ऑफ X जिसका भी लेंगे तो वो R4 का वेक्टर होगा, और इधर जो वेक्टर मिलेगा हमें वो R3 का होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 3 कंपोनेंट में ही दे रखा है, दैट मीन्स ये R3 का वेक्टर है, ठीक है। तो ABCD है अगर, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ये रिजल्ट बना के दे दिया और टपल 3 कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में दे दिया, दैट मीन्स ये R3 का वेक्टर है, ठीक है। तो अब हमें इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर जो हमारे डोमेन वाले वेक्टर स्पेस के जो बेसिस सेट हैं, जो बेसिस वेक्टर्स हैं, उन सब की इमेज निकालें E1 E2 E3 E4 की, ठीक है। तो T ऑफ E1 का मतलब है T ऑफ 1 0 0 0, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो ABCD से कंपेयर करो, A की वैल्यू 1 है, BCD तीनों की वैल्यू 0 0 है, तो यहाँ पर ये वाले रिलेशन में जहाँ पर भी A होगा वहाँ पर 1 आ जाएगा, और BCD सब की जगह पर 0 0 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले कंपोनेंट में A की जगह पर 1, तो बाकी सारे 0 तो 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड वाले कंपोनेंट में A की जगह पर 1, बाकी सारे 0, तो यहाँ पर 1 + 0 होकर 1 आ गया। थर्ड वाले कंपोनेंट में 1 प्लस ये बाकी सारे 0, तो 1 आ गया। तो 1 1 1 ये वाला वेक्टर मिल गया हमें, जो किसकी इमेज है, E1 की इमेज है, ठीक है। अब ऐसे ही हमने क्या निकाला, E2 की इमेज निकाली। E2 का मतलब T ऑफ E2 का मतलब है T ऑफ 0 1 0 0, ठीक है। अब इससे कंपेयर करेंगे, यहाँ पर B की वैल्यू 1 है, ACD तीनों की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर B की वैल्यू 1 हो जाएगी, बाकी सब की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो B की वैल्यू 1 होगी, जैसे फर्स्ट कंपोनेंट में -1 मिलेगा, सेकंड कंपोनेंट में B है ही नहीं और बाकी तीनों 0 0 हैं, तो ओवरऑल हमें 0 मिल जाएगा। थर्ड कंपोनेंट में B है और बाकी तीनों 0 0 हैं, तो B की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो -1 0 1 हमें मिल जाएगा। ऐसे ही हम E3 की इमेज निकाल ली हमने और E4 की इमेज निकाल ली, ठीक है। यहाँ पर ABCD से कंपेयर करके वैल्यूज़ रख के हमने चारों बेसिस वेक्टर्स की इमेज निकाल ली।
तो अब ये चारों बेसिस वेक्टर्स की जो इमेज आई है, अब ये चीज़ ध्यान से नोट करने की है। तो देखो जैसे जो नीचे लिख रखा है, सिंस टी ऑफ E1, टी ऑफ E2, टी E3, टी E4 ऑल बिलोंग्स टू V, दैट मीन्स R3। ये क्या है, जो इमेजेस है ना, ये E1, टी E2, टी E3 और टी E4, ये चारों इमेजेस हैं, ठीक है। और ये इमेजेस है, ये रेंज के वेक्टर्स हैं, ठीक है। और रेंज किसका सब स्पेस है, वी का सब स्पेस है, यानी जो कोडोमेन वाला वेक्टर स्पेस है जो कि R3 गिवन है, गिवन क्वेश्चन में उसके वेक्टर्स हैं ये, तो ये R3 से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो और हमें पता है R3 का बेसिस हमने स्टैंडर्ड बेसिस यहाँ पर उठाया है, ये वाला अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, जो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो जब ये सारे वेक्टर्स किसके R3 में जा रहे हैं, R3 के वेक्टर्स हैं, दैट मीन्स इन सारे वेक्टर्स को हम R3 के जो बेसिस वेक्टर्स हैं उनके लीनियर कम्बिनेशन के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, है ना। तो क्योंकि हम किसी भी वेक्टर स्पेस के जो वेक्टर, कोई भी रैंडम वेक्टर होता है किसी भी वेक्टर स्पेस का, उसको हम उस वेक्टर स्पेस के बेसिस वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, इतना हमें पता है। तो अब यही जो R3 के जो बेसिस वेक्टर्स थे, दैट मीन्स हम जो ये TEIs लिखे हैं ना हमने, दैट ऑल TEIs फ्रॉम 1 to 4, मतलब TE1, E2, E3, E4, ठीक है, सारे इन सबको हम जो R3 के जो स्टैंडर्ड वेक्टर्स हैं उनके लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये R3 के वेक्टर्स हैं। तो यही हमने यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है। जो ये गिवन इक्वेशंस के अंदर जो ये वैल्यूज़ आई थी ना, E1, E2, E3, E4 सब के लिए T अप्लाई करके, तो जैसे हमने TE1 की ये वैल्यू मिली थी, अब जब हम इसको R3 के वेक्टर्स की लीनियर कम्बिनेशन में लिखेंगे, तो R3 का जैसे पहला बेसिस वेक्टर था R3 के बेसिस वेक्टर की कम्बिनेशन में, तो R3 का पहला बेसिस वेक्टर कौन सा था, 1 0 0, जिसको हमने अल्फ़ा 1 लिया था, ठीक है। दूसरा था 0 1 0, तीसरा था 0 0 1। तो ये 1 1 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा 1 इंटू अल्फ़ा 1 इंटू में ये वाला, प्लस 1 इंटू अल्फ़ा 2 प्लस 1 इंटू अल्फ़ा 3, ठीक है। अब जो ये वाला है TE2 की जो वैल्यू आई, ये -1 0 1 आई है, ठीक है। तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ अल्फ़ा 1, क्योंकि माइनस ऑफ यहाँ पर करेंगे ना, माइनस ऑफ ये अल्फ़ा 1 की वैल्यू है तो -1 0 0 आएगी, प्लस 0 इंटू अल्फ़ा 2 प्लस 1 इंटू अल्फ़ा 3, ठीक है। अब ये TE3 की जो वैल्यू आई 1 2 3, इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा 1 प्लस 2 अल्फ़ा 2 प्लस 3 अल्फ़ा 3, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2 माइनस 3 अल्फ़ा 3, ठीक है। तो अब ये हमें मिल गया, ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हमने वहाँ पर लिखा था कि सारी ट्रांसफॉर्मेशन अनफोल्ड हो सकती है अगर सिर्फ हमें बेसिस वेक्टर की इमेज पता चल जाए। देखो हमने बेसिस वेक्टर्स की इमेज निकाली और वहाँ से हम रेंज तक पहुंच गए, रेंज वाले जो अब ये जो वेक्टर्स थे हम R3 के वेक्टर्स के लीनियर कम्बिनेशंस में लिख दिया हमने इन सबको, ठीक है। अब क्या होता है कि किसी भी जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसके रैंक नलिटी ये सब बताने के लिए हमें क्या निकालनी पड़ती है, उसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। क्योंकि हम उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को एक मैट्रिक्स से कनेक्ट कर देते हैं जिसको हम बोलते हैं उसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, और उस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन का जो भी रैंक और नलिटी होती है वही रैंक और नलिटी हमारी गिवन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की होती है। और वो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इसी तरीके से निकलते हैं, बेसिस वेक्टर्स की इमेज निकाली, उसको कोडोमेन वाला जो वेक्टर स्पेस है उसके बेसिस वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा, ठीक है। और यहाँ से अब जो हमें ये इक्वेशंस मिली हैं लीनियर कॉम्बिनेशन में, अब जो कोऑर्डिनेट वेक्टर्स होते हैं, ध्यान से सुनना है, कोऑर्डिनेट वेक्टर्स जैसे यहाँ पर अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 लिखा है, तो इसमें जो बेसिस वेक्टर्स जो थे उनमें जो कोऑर्डिनेट क्या है, 1 1 और 1, ठीक है। और ये वाला है जो -1 0 और 1, यहाँ पर क्या है कोऑर्डिनेट, -1 0 1, यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या है 1 2 3, यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या है 1 -1 -3। तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के लिए हम क्या करते हैं, जो भी ये जो कोऑर्डिनेट वेक्टर्स आए हैं
उनको कॉलम्स में पुट कर देते हैं और एक मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं जो कि हमारी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, जैसे जो पहली इक्वेशन से हमें जो कोऑर्डिनेट, ये वाला जो कोऑर्डिनेट मिला है उसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम में पुट करेंगे। सेकंड वाले से हमें जो मिला है इसको सेकंड कॉलम में पुट करेंगे। थर्ड वाले से जो मिला है इसको थर्ड कॉलम में। फोर्थ वाले से जो मिला है इसको फोर्थ कॉलम में पुट करेंगे। ठीक है, तो देखो यही कर दिया हमने। फर्स्ट कोऑर्डिनेट वेक्टर, सेकंड कोऑर्डिनेट वेक्टर, थर्ड कोऑर्डिनेट वेक्टर और फोर्थ कोऑर्डिनेट वेक्टर। ठीक है, यही लिख रखा है। तो अब ये वाली जो मैट्रिक्स बन गई, यही हमारी क्या है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है गिवन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। अब जो रैंक ऑफ टी क्या होगा, रैंक ऑफ टी यहाँ पर आएगा रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए, और नलिटी ऑफ टी क्या होगी, नलिटी ऑफ ए। ठीक है, जो ट्रांसफॉर्मेशन का रैंक और नलिटी है, अब इस मैट्रिक्स के रैंक और नलिटी निकालने से कनेक्ट हो गई। मतलब उस ट्रांसफॉर्मेशन को हमने इस मैट्रिक्स के ऊपर लाकर कनेक्ट कर दिया कि अब इस मैट्रिक्स से रैंक और नलिटी निकाले तो हमारा काम बन जाएगा। हमारी मैट्रिक्स जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन थी उसके रैंक और नलिटी आ जाएंगे। अब जो होता है रेंज ऑफ टी, रेंज ऑफ टी कैसे निकलेगी, अब इस गिवन मैट्रिक्स के लिए रेंज कैसे निकलेगी। ठीक है, तो सेट ऑफ ओरिजिनल वेक्टर्स फ्रॉम द सेट ऑफ कॉलम वेक्टर्स ऑफ ए दैट आर एल जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। देखो कि जो ये वाली मैट्रिक्स है, अब हमने इस मैट्रिक्स के कॉलम्स के अंदर, ये बात ध्यान रखनी, इस मैट्रिक्स के कॉलम्स के अंदर क्या रखा है, जो हमारी जो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन में जो रेंज के जो वेक्टर्स आए थे ना, उन वेक्टर्स के कोऑर्डिनेट्स को पुट किया है हमने यहाँ पर इसमें। तो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट्स कॉलम वाइज अब हमने पुट किए हैं, तो इनमें से जो जोन से कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, एल आई बनेंगे। उन्हीं के करस्पॉन्डिंग जो हमें इमेज वाले वेक्टर्स मिले हैं वो एल आई होंगे, है ना। और वही एल आई होंगे, वहीं से हमें क्या पता चलेगा, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के मतलब कि जो ट्रांसफॉर्मेशन में जो इमेज वाले जो वेक्टर्स आए थे उनमें से कितने एल आई वेक्टर्स हैं। ठीक है, और वही क्या बताएगा हमारी जो इमेज, क्योंकि इमेज वेक्टर्स की हमें रेंज सेट या फिर इमेज वेक्टर्स ही का ही तो सेट निकालना है ना, इमेज वाला सेट। तो उनमें से जितने एल आई होंगे वही डायमेंशन बनेगी। तो अब देखो वो कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वो जो हमें रेंज निकालनी थी वो यहाँ पर इसके कॉलम वेक्टर से जाकर कनेक्ट हो गई, और लॉजिक भी है। ठीक है, तो यहाँ से अब इन कॉलम वेक्टर्स में से अब हमें ये देखना है कि इस मैट्रिक्स को एक्लन फॉर्म में चेंज करके कि कौन से कॉलम के करस्पॉन्डिंग हमें जो, और जब हम एक्लन फॉर्म में चेंज करते हैं तो जिन कॉलम्स में पाइवोट मिलता है उनके करस्पॉन्डिंग जो ओरिजिनल वेक्टर्स थे जिनको हमने कॉलम्स में पुट किया है वो एल आई होते हैं, है ना। इतना हमें पता है। तो अब इस मैट्रिक्स को इसीलिए यहाँ पर ये लिख रखा है कि जो रेंज होगी ना उसके अंदर वो वेक्टर्स आएंगे, ओरिजिनल जो वेक्टर्स जो हमने कॉलम वेक्टर पुट किए थे, मतलब वो एक्लन फॉर्म में चेंज होने के बाद वाले नहीं, जो हमने शुरू में जो ये वेक्टर्स जिनको कॉलम में पुट किया था, इनमें से, इन चारों में से कौन से वेक्टर्स ऐसे होंगे जो रेंज स्पेस का बेसिस बनाएंगे। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा कि कौन से वेक्टर्स एल आई हैं अब इन चारों में से, और उस एल आई का हमें पता चलेगा किससे, इसको एक्लन फॉर्म में चेंज करके। ठीक है, तो अब हम एक्लन फॉर्म वाली चीज़ पर पहुंच गए। ठीक है, और ये हो गया, अब हम इसको करेंगे आगे। बस यहाँ तक ये हो गया कि हमें ये देखना है कि कौन से एल आई हैं। और दूसरी बात, नल स्पेस। तो नल स्पेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकलता है कि वो वेक्टर्स, क्योंकि नल स्पेस किसका सबसेट है, डोमेन वाले वेक्टर स्पेस का सब स्पेस है। तो मतलब कि R4 जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग R4, तो मतलब R4 के वो वेक्टर्स एक्स, R4 के, ये R4 का वेक्टर है ना 4x1 का, हमने मान लिया XYZ करके। तो R4 का वो वेक्टर जिनके लिए T ऑफ X 0 है। T ऑफ X 0 होने का मतलब क्या है, AX 0 है, क्योंकि हम ट्रांसफॉर्मेशन को मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट जब कनेक्ट करते हैं तो यही लिखते हैं ना कि हर एक जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना, अगर
यू से वी के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अगर होती है, या फिर इस तरीके से लिखते हैं आर एम से लेकर अगर आर एन के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो एन क्रॉस एम की मैट्रिक्स से कनेक्ट कर देते हैं, यही जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है, और हम टी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स लिख देते हैं, ठीक है। और तो टी एक्स इक्वल टू जीरो है, दैट मीन्स यही ए एक्स इक्वल टू जीरो है, ठीक है। तो अब ये ए इंटू एक्स इक्वल टू जीरो, और ए इंटू एक्स इक्वल टू जीरो, यहाँ से हमें क्या मिल गया, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। तो ये ए इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो अब यहाँ से वो एक्स भी फाइंड आउट कर पाएंगे हम कि ए इंटू एक्स इक्वल टू जीरो को सोल्व करके, तो वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, नल स्पेस मिल जाएगा, ठीक है, यानी कि कर्नल मिल जाएगा, और कर्नल के बेसिस वेक्टर्स भी मिल जाएंगे आराम से, ठीक है। तो ये यहाँ तक मतलब ये बिल्कुल ओवरव्यू और बिल्कुल मतलब कॉन्सेप्ट यही था यहाँ तक का कि हमें ऐसे ऐसे प्रोसीड करना है, ठीक है। ये वाली चीज़ें दोनों इम्पोर्टेंट थी जो यहाँ पर लिखी हैं, बस इसके बाद तो हमें सोल्व करना है, क्योंकि हमने ये समझ लिया कि हमें क्यों निकालनी है ये चीज़ें और कैसे निकालनी है और इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारी जो ये मैट्रिक्स है, हमने मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन जो बनाई है वो वाली मैट्रिक्स, अब हमने इसको एक्लन फॉर्म में चेंज किया, ठीक है। एक्लन फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या किया कि पहले जैसे R2 के यहाँ पर जीरो बनाना पड़ेगा ना, जैसे अगर मान लिया ये पाई वोट क्लेम किया था, अब R2 के ऊपर ऑपरेशन लगा दिया, R2 माइनस आर वन किया, ये R2 हो गई, R3 पे लगाया, R3 माइनस R1 कर दिया, ये वाली चेंज हो गई, ठीक है। अब क्या किया, यहाँ से फिर से ये वाली जो मैट्रिक्स मिली, इसमें क्या किया, यहाँ पर जीरो बनाने के लिए क्या किया, R3 माइनस टू R2 कर दिया, ठीक है, R3 माइनस टू R2 कर दिया, तो हमें ये मैट्रिक्स मिल गई। अब देखो ये एक्लन फॉर्म में चेंज हो गई, ये वाला पाइवोट है, ये वाला पाइवोट है, पाइवोट के नीचे सारे जीरो हैं, और ये वाला पाइवोट है, सारे जीरो हैं, और ये पाइवोट्स क्या हैं, स्टेयरकेस में भी है। तो अब हमें ये वाली एक्लन फॉर्म मिल गई मैट्रिक्स की। अब इसमें देखो रैंक कितना है, रैंक क्या होता है, नंबर ऑफ पाइवोट्स इन एक्लन फॉर्म, या फिर ये बोल दो कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एक्लन फॉर्म। तो दोनों ही तरीके से रैंक कितनी आ गई मैट्रिक्स की, दो, क्योंकि दो पाइवोट मिले हैं हमें, ये वाला और ये वाला, और ऐसे ही दो नॉन जीरो रो मिली हैं एक्लन फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो मैट्रिक्स की रैंक कितनी होगी, दो, दैट मीन्स, और इस मैट्रिक्स की रैंक क्या बताती है, हमारी ट्रांसफॉर्मेशन की इमेज स्पेस की या फिर रेंज स्पेस की डायमेंशन, यानी रेंज स्पेस के अंदर कितने एल वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो अब हमें मिल गया कि हमारी रेंज स्पेस की डायमेंशन तो दो है, ठीक है, रेंज स्पेस की डायमेंशन दो है। इससे भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ आई है, रेंज स्पेस किसका सबसेट थी, R3 का, रेंज स्पेस की डायमेंशन दो आ गई। R3 की डायमेंशन से हमने बोला था ना लेस देन इक्वल टू 3, मतलब कि 3 से लेस देन इक्वल टू होनी थी डायमेंशन, और 3 से स्ट्रिक्टली कम आ गई, तो इसका मतलब जो ये है ना रेंज स्पेस, ये प्रॉपर सब स्पेस है R3 का, ठीक है। तो अब मतलब वो वाली चीज़ हमें यहाँ पर लिखनी जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ ये चीज़ हम बोल सकते हैं कि प्रॉपर सबस्पेस है, क्योंकि डायमेंशन स्ट्रिक्टली लेस देन आ गई 3 से, ठीक है। और अब यहाँ से देखो, अब रैंक दो आ गई, रैंक दो आ गई, तो इसका मतलब अभी देखो पाइवोट कहाँ पर है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम में, C1 और C2 में पाइवोट है एक्लन फॉर्म के अंदर, ठीक है, क्योंकि पाइवोट एक्लन फॉर्म में जाकर ही हम पाइवोट बोलते हैं, अदरवाइज पाइवोट वर्ड यूज़ नहीं करते। तो जो ओरिजिनल कॉलम वेक्टर्स थे जो ए मैट्रिक्स के, जो फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड कॉलम में पाइवोट मिले हैं ना, तो इसीलिए जो ओरिजिनल मैट्रिक्स के जो पहले दो कॉलम्स वाले जो वेक्टर्स थे ना, ये दोनों वेक्टर 1 1 1 माइनस 1 1 1 1 1 और माइनस 1 0 1, ये क्या बन गई, रेंज स्पेस के बेसिस बन गई, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको यहाँ तक। तो अब ये क्या हो गए, रेंज स्पेस, यही लिख दिया, फर्स्ट टू कॉलम वेक्टर्स दैट इज फर्स्ट टू करस्पॉन्डिंग इमेजेस, दैट मीन्स E1 और E2 की जो इमेजेस आई थी, इनको हम मतलब कॉलम्स के फॉर्मेट में लिखते हैं ना, तो इसलिए रो वाइज लिख कर ऊपर ट्रांसपोज करके भी हम लिख सकते हैं, ऐसे करके कि 1 1 1 का ट्रांसपोज माइनस 1 0 1 का ट्रांसपोज, ऐसे करके, या फिर इनको कॉलम्स पे करके लिख दो। तो ये क्या होगा, ये LI है, और यही क्या बन गए,
रेंज स्पेस के बेसिस, और डायमेंशन कितनी आएगी रेंज स्पेस की 2। ठीक है, तो रेंज स्पेस की डायमेंशन हमारी 2 आ गई क्योंकि मैट्रिक्स ए का रैंक भी 2 है। और रेंज स्पेस के बेसिस, देखो सिर्फ बेसिस सेट लिखना हो तो ये बन गया हमारा बेसिस सेट 1 1 1 -1 0 1 वाला। ठीक है, या तो इसको ऐसे कॉलम वाइज करके लिख दो या फिर ऐसे रो वाइज करके इनके ऊपर ट्रांसपोज करके लिख दो। ठीक है, तो अब रेंज स्पेस क्या होगा? रेंज स्पेस तो ओवरऑल क्या होगा, जो भी हमें ये बेसिस वेक्टर्स मिले हैं ये li हैं और डायमेंशन भी 2 ही है, तो रेंज स्पेस के सारे वेक्टर्स इन ही दोनों वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशंस में लिखे जाएंगे। तो इसलिए हमने लिख दिया कि रेंज स्पेस किसके इक्वल होगा, के इंटू में ये फर्स्ट वाला वेक्टर के इंटू में ये जो सेकंड वाला वेक्टर आया है। ठीक है, और जहाँ पर के कोई भी रियल नंबर है। अब आर से ही क्यों लिया, क्योंकि आर फील्ड है, यहाँ पर हमने R4 और R3 को क्या माना है, R4 ओवर R, R3 ओवर R, ये वेक्टर स्पेस है ना, R4 ओवर R, R3 ओवर R, तो फील्ड है R। तो अब हम K को चेंज करते जाएंगे और हमें रेंज स्पेस के अंदर यहाँ पर वेक्टर्स मिलते जाएंगे, लेकिन डायमेंशन तो 2 ही है क्योंकि li वेक्टर तो हमें 2 ही मिले हैं रेंज स्पेस के अंदर। ठीक है, तो रेंज स्पेस का अगर बेसिस सेट पूछे तो उसके अंदर सिर्फ ये दोनों वेक्टर आएंगे, और यहाँ पर रेंज स्पेस पूछा है तो रेंज स्पेस पहले ये चीज़ लिख देंगे कि बेसिस ऑफ रेंज स्पेस इज दिस सेट, ये वाला सेट, और एंड डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस इज 2 बिकॉज दिस सेट इज हैविंग 2 li वेक्टर्स एंड द रेंज स्पेस इज दिस, और रेंज स्पेस क्या आ जाएगी, इन्हीं वेक्टर्स के मल्टीपल करके लिख देंगे, जहाँ पर वो जो स्केलर है वो फील्ड से बिलोंग कर रहा है और फील्ड यहाँ पर क्या है, आर है। ठीक है, अब इसके बाद बात रह गई नल स्पेस वाली। ठीक है, जो हमने सेकंड वाला जो पार्ट निकालना है ना। ठीक है, अब जब इस मैट्रिक्स ए का रैंक 2 आया है, ठीक है, रैंक 2 आया है तो इसकी नलिटी कितनी होगी, नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस रैंक। ठीक है, n माइनस रैंक करते हैं ना, नंबर ऑफ वेरिएबल, जब ये वाली जो मैट्रिक्स है इसके अंदर नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, देखो ये जो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं वो क्या बताते हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स बताते हैं, और जो नंबर ऑफ रोज होती हैं वो नंबर ऑफ इक्वेशंस बताते हैं। तो इसके नंबर ऑफ वेरिएबल कितने, 1 2 3 4 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, या फिर हम ऐसे करते हैं n माइनस के रैंक ऑफ ए करके उसकी नलिटी निकालते हैं। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 4। ठीक है, 4 में से इसका रैंक घटा दिया हमने तो कितना आ गया, 2। दैट मीन्स इसकी नलिटी कितनी आ गई, 2। तो नलिटी ही क्या है, कर्नल की डायमेंशन है, यानी नल स्पेस की डायमेंशन है। तो गिवन जो ट्रांसफॉर्मेशन थी उसकी कर्नल की डायमेंशन या फिर नल स्पेस की डायमेंशन कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर 2 पाइवोट आए थे तो 2 क्या है, फ्री वेरिएबल हैं, और फ्री वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग जितने फ्री वेरिएबल्स होते हैं उतनी ही नल स्पेस की डायमेंशन होती है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर लिख दिया इसको। तो अब क्या करना है, ये तो पता चल गया कि जो कर्नल है ना उसकी डायमेंशन 2 है। ठीक है, कर्नल की डायमेंशन 2 है, पर हम दैट मीन्स कर्नल के बेसिस का जो बेसिस सेट है ना उसमें 2 li वेक्टर्स हैं, मतलब बेसिस सेट में 2 वेक्टर हैं, बेसिस में हो गए तो वो li अपने आप ही हो जाएंगे। तो अब हमें ये कैसे बताएं कि बेसिस होगा क्या कर्नल का, जो कर्नल है, कर्नल टी है उसका बेसिस होगा क्या। ठीक है, तो अब उसके लिए हमें क्या करना होगा, टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स ए ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, हमारी मैट्रिक्स ए पुट कर दी इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो जैसे ए 3x4 की है और एक्स क्या है, 4x1 का है, और वैसे भी एक्स किसका, जो नल स्पेस वाला वेक्टर वो किससे आता है, डोमेन वाले वेक्टर स्पेस जो होता है उससे, और R4 है यहाँ पर, तो इसलिए ये क्या होगा, 4x1 का होगा, R4 का वेक्टर इज इक्वल टू, अब ये जहाँ तक इसमें है कोडोमेन वाले में जगह यहाँ पर जो क्या है, R3, दैट मीन्स जो ये वाली जो जीरो मैट्रिक्स होगी ये कितने की होगी, 3x1 की होगी। ठीक है, तो अब मतलब ये यहाँ पर सिर्फ इसलिए अगर हम लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि ये हमें ध्यान रहे और मतलब एग्जामिनर के ऊपर भी हाँ ये जाए कि हाँ भाई इनको पता है किस किस तरीके से लिया है
लिखना है, मतलब अच्छे से लिखना आता है इनको, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, जो हमने अपनी मैट्रिक्स को एक्लन फॉर्म में चेंज किया था, ठीक है। अब एक्लन फॉर्म में चेंज कर लिया था, वही वाली मैट्रिक्स हमने उसको स्टार मान लिया था ना, तो बाय स्टार हम यहाँ पर लिख सकते हैं बाय स्टार, ठीक है। तो ये वाली मैट्रिक्स उठाकर लिख दी, ठीक है। तो क्योंकि या तो हम ए एक्स इज इक्वल टू दिस को सोल्व करें या ए को एक्लन फॉर्म में चेंज करके सोल्व करें, सॉल्यूशन हमें सेम मिलता है। तो अब यहाँ से हम जब सोल्व कर रहे हैं तो हमें ये दो इक्वेशंस मिली, 7th और 8th मान लिया इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे इक्वल टू 0 आएगा। अब R2 को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। तो हमें मिल गया यहाँ से। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, C3 और C4 जो कॉलम्स है, ये थर्ड और फोर्थ जो कॉलम्स है, उनके अंदर कोई भी पाइवोट नहीं है। तो इसका मतलब जिन भी कॉलम्स के अंदर पाइवोट नहीं होता है, तो जब हम नल स्पेस के डायमेंशन निकाल रहे होते हैं तो उन्हीं कॉलम्स के करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल्स होते हैं वो फ्री वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट और सेकंड कॉलम्स में हमें पाइवोट मिले हैं, तो पहला और दूसरा जो वेरिएबल है वो तो क्या है, उनको हम पाइवोट वेरिएबल्स बोलते हैं। और जो हमें ये मिला है थर्ड और फोर्थ कॉलम में कोई भी पाइवोट नहीं मिला है, तो थर्ड और फोर्थ कॉलम के करस्पॉन्डिंग जो थर्ड और फोर्थ वेरिएबल हैं जेड और डब्ल्यू, इसका मतलब ये कौन से वेरिएबल हैं, फ्री वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स इसीलिए हमने लिख दिया जेड और डब्ल्यू क्या है, फ्री वेरिएबल्स हैं। तो फ्री वेरिएबल्स हैं तो हम इनको अपनी मर्जी से वैल्यू दे सकते हैं, और वो वैल्यूज कहाँ से आएंगी, फील्ड से आएंगी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, जेड और हम अब ठीक है वैल्यू तो कुछ भी दे सकते हैं, वैसे यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं होता कि ऐसे ये वाली 1 और 0 ही दे, पर हाँ ये स्टैंडर्ड होता है और कैलकुलेशन के लिए भी आसान हो जाता है। कि अब हमें ये तो पता चल गया कि जो नल स्पेस की डायमेंशन, हमें पता है कि नल स्पेस की डायमेंशन किसकी वजह से निकलती है, फ्री वेरिएबल्स की वजह से निकलती है। यहाँ पर 2 फ्री वेरिएबल्स हैं, तो ये 2 फ्री वेरिएबल्स हैं, तो ये नल स्पेस की डायमेंशन 2 है। वो तो हमने यहाँ पर ऊपर भी देख ली थी एन में से रैंक को घटाकर, तो अब 2 है। तो वो 2 यही इसी वजह से है क्योंकि ये 2 फ्री वेरिएबल्स हैं। इन दोनों फ्री वेरिएबल्स को एक बार तो हम जो स्टैंडर्ड होता है, आप इसको बुक में भी देख सकते हैं कि जब हम लिखते हैं तो इसी तरीके से करते हैं कि एक बार तो एक जो भी फ्री वेरिएबल्स थे एक बार क्या करते हैं, फर्स्ट पहले वाले फ्री वेरिएबल को 1 मान लेते हैं, बाकी सारी फ्री वेरिएबल्स को 0 मान लेते हैं, तब सोल्व करके निकालते हैं। जो पाइवोट वाले थे उनकी भी वैल्यू इन्हीं की हेल्प से आ जाएंगी, ठीक है। तो और फिर दूसरी बार क्या करते हैं, इसको 0 मान लेते हैं, फिर जो बच गए उनमें से किसी को 1 मान लेते हैं, ठीक है, ऐसे करके। तो हमारे पास अब ये जेड और डब्ल्यू आए हैं ऐसे जो फ्री वेरिएबल्स हैं। पहले हमने जेड को 1 लिया और डब्ल्यू को 0 लिया। इक्वेशन नंबर 7 और 8 में पुट करेंगे, यहाँ पर जेड को 1 और डब्ल्यू को 0 पुट करेंगे, तो हमें क्या मिल गया यहाँ से, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स y की वैल्यू -1 मिल गई। y की वैल्यू -1 यहाँ पर पुट करी तो यह हमें x की वैल्यू -2 मिल गई। दैट मीन्स हमारा जो पहला कॉलम वेक्टर आया जो नल स्पेस में जाएगा वो कौन सा आया, ये वाला x y z w ऐसे करके लिखा था ना, तो x की वैल्यू -2 आ गई, y की -1 आ गई, और z को हमने 1 पुट किया था और w को 0 पुट किया था, ठीक है। ऐसे ही अब दूसरे केस में क्या करेंगे, z को 0 पुट करेंगे और w को 1 पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 7 और 8 में पुट कर देंगे, ठीक है। वहाँ से हमें y और x की वैल्यू मिल जाएंगी। अभी ऐसे ही यहाँ से हम सेकेंड कॉलम वेक्टर लिख देंगे, x की वैल्यू, y की वैल्यू, z को 0 माना था और w को 1 माना था, ठीक है। और ये दोनों वेक्टर्स क्या है, li हैं, ओबियसली li ही होते हैं। और आप चेक भी कर सकते हैं कि li क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक बार तो हमने इस पोजीशन पर 0 लिया है और एक बार क्या लिया है, इस वाली पोजीशन पर 0 लिया है। ये कभी भी एक दूसरे के मल्टीपल नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये li हैं वेक्टर दोनों। और तो इसका मतलब, और नल स्पेस की डायमेंशन 2 आई थी, तो इस और ये R4 नल स्पेस में R4 से वेक्टर आ रहे हैं, तो अगर 2 li वेक्टर मिल गए तो वही इसके बेसिस बन जाएंगे, ठीक है। तो ये यही इसके बेसिस बन गए। तो बेसिस सेट जो नल स्पेस का बेसिस सेट है वो क्या बन जाएगा, ये x1 और x2 वेक्टर जो दोनों आए इनका सेट, की मतलब हम यहाँ पर लिखेंगे कि बेसिस ऑफ नल स्पेस इज दिस x1 एंड x2, और इन x1 और x2 को हम यहाँ पर पुट कर देंगे यूँ का यूँ, ठीक है। तो
अब नल स्पेस होगा क्या, नल स्पेस क्या होगा, इन्हीं दोनों बेसिस वेक्टर्स से बनेगा ना, क्योंकि जो भी वेक्टर होंगे नल स्पेस के वो क्योंकि जो नल स्पेस का बेसिस है वो ये दोनों वेक्टर्स के सेट ने बना दिया। तो जब नल स्पेस के सारे ही वेक्टर इनके लीनियर कम्बिनेशन में लिखे जाएंगे तो ऐसे लिख दिया के इंटू में दिस करके लिख दिया, या फिर वहाँ पर के यूज किया था, यहाँ पर कुछ और स्केलर यूज कर लो, ठीक है, कोई भी वेरिएबल। तो अब यहाँ पर डब्ल्यू लिख लो या फिर कुछ भी, तो के इंटू में x1, के इंटू में x2, और जो ये के कहाँ से आ रहा है, फील्ड आर से आ रहा है, ठीक है। तो ये हमें क्या मिल गया, नल स्पेस मिल गया अपनी ट्रांसफॉर्मेशन का। तो ओवरऑल आंसर क्या है, रेंज स्पेस की डायमेंशन भी 2 थी, नल स्पेस की डायमेंशन भी 2 थी, ठीक है। और हमने कनेक्ट इसको किया अपनी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन से। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें यही था कि सबसे पहले जो हमें गिवन जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है, उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के करस्पॉन्डिंग हम जो डोमेन और कोडोमेन वाले वेक्टर स्पेस हैं उनको पहचानें, उनकी डायमेंशंस का पता करें और उनके बेसिस वेक्टर्स कौन से हैं। कैलकुलेशन इजी करने के लिए अच्छा रहेगा कि हम स्टैंडर्ड बेसिस लेकर चलें, जैसे हमने यहाँ पर लिए, ठीक है। स्टैंडर्ड बेसिस लेकर चलेंगे तो हमें कोऑर्डिनेट वेक्टर भी वही वाले मिल जाएंगे, आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, बेसिस वेक्टर्स की इमेज निकाली और उस बेसिस वेक्टर को फिर कोडोमेन वाले वेक्टर्स की इमेज की लीनियर कम्बिनेशन में लिखा, और फिर हमने वहाँ से मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बनाई, और उसी मैट्रिक्स की हेल्प से हमने क्या किया, रेंज और नल स्पेस निकाले, ठीक है। तो ऐसे करके ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये इतना ज़्यादा लेंदी इसलिए हो गया क्योंकि एक एक चीज़ को मतलब बिल्कुल समझाने के लिए इस तरीके से किया है। बाकी जब एग्ज़ाम में सोल्व करना होता है तो हम पहले प्रैक्टिस करके, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाते हैं, तो फिर हम इसको कर देते हैं उस टाइम पर, ज़्यादा टाइम नहीं लगता सोल्व करते टाइम। तो उस टाइम पर मतलब सिर्फ ये है कि अगर हम अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट पर प्रैक्टिस करेंगे, जैसे यही वाला क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से एक बार अच्छे से कंप्लीट अगर सोल्व करके देख लिया तो भी हमारा ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और आई थिंक कि क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अगर आपको सही लगी है वीडियो और समझ में आया है ये वाला सॉल्यूशन तो आगे शेयर कर सकते हैं आप। और इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो भी अभी आएंगे, जो भी क्वेश्चन जितने भी रहते हैं ऐसे ऐसे, क्योंकि एक ही लेक्चर में तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, क्योंकि सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बड़े बड़े सॉल्यूशंस जिनके सही तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे तो टाइम भी लगेगा, इसलिए तो ऐसे ही एक एक क्वेश्चन दो या फिर जो थोड़े जल्दी होने के होंगे 3 क्वेश्चन, ऐसे करके बाकी पार्ट्स में सारे 18 के 18 क्वेश्चन आ जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।